पहले ये माना जाता है था कि भाई 10 ग्राम अल्कोहल फीमेल्स में और 20 ग्राम अल्कोहल मेल्स में पर डे, इसका मतलब है ये सेफ है। पर अब ये माना गया है कि अगर किसी भी अमाउंट में आप अल्कोहल लेते हैं वो लीवर के लिए सेफ नहीं है। सिंपल पीलिया जो हम कहते हैं, जो आम पीलिया है, वो है हेपेटाइटिस ए और ई। और जो काला पीलिया जिसको हम कहते हैं वो है बी और सी। हेपेटाइटिस बी और सी कीटाणु अगर एक्टिव रहता है हमारी बॉडी में और उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो वो भी आने वाले टाइम में लीवर के कैंसर का चांस बढ़ा देता है। चीनी, गुड़, खांड, शक्कर और बूरा जो भी गन्ने से बनती, ये चीजें हमारे लीवर को डैमेज करती हैं अगर इसका रूटीन अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो। सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस ए और ई जो 2 चीजों से होता है वो गन्ने का रस और गोलगप्पे। पानी हम या तो खाने से 1 घंटा पहले लें, खाने के साथ में और खाने के तुरंत बाद पानी लेना अच्छा ऑप्शन नहीं है। बॉडी अपने आप ही अपने लीवर को रिकवर करने लग जाती है, इसलिए रीजनरेट होने का मतलब लीवर अपना साइज बढ़ा लेता है, तो कंपनसेट करता है और वो काम करता रहता है। आम, पपीता, अनानास, किन्नू, संतरा, मौसमी और अमरूद, ये 7 मोटे मोटे फल हैं जिसके अंदर रेशे की मात्रा कई गुना ज्यादा होती है। वो 4 लीटर के आसपास हमें गर्मियों में और 2 से 3 लीटर पानी सर्दियों में पीना बहुत जरूरी है। प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज विश्व लीवर डे है और विश्व लीवर डे पर हम बात करेंगे रेवाड़ी शहर के जाने माने डॉक्टर मनोज यादव। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर मनोज यादव रेवाड़ी के ही गांव रसगन के निवासी है। इनकी एजुकेशन बाहर हुई है लेकिन इनका मूल जो जन्म स्थान है वो रसगन का है। रेवाड़ी के लाडले बेटे हैं और बहुत क्वालिफाइड है, एमडी मेडिसिन और डीएम गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी। तो इन विशेषज्ञ हैं, मतलब लीवर के और पेट से संबंधित बीमारियों के। आज लीवर डे पर इनसे इन्हीं बीमारियों को लेकर के हम बात करेंगे। हमको उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को, हमारे पाठकों को, सबको इनका लाभ होगा, उनकी जानकारी बढ़ेगी। सबसे पहले तो डॉक्टर मनोज यादव, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। एनजेपी परिवार आपका स्वागत करता है। धन्यवाद। तो सीधा शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आज लीवर डे है और लीवर डे के ऊपर आपको पता ही है लीवर संबंधी बीमारियां कितनी तेजी से घर कर रही है, कैसे बढ़ती जा रही है। बहुत सारी बीमारियां, लंबी सूची है मुझे, आप इस लाइन से सिरोसिस है, लीवर कैंसर है, हेपेटाइटिस बी, ए, तो बहुत सारा जो इसमें है, पीलिया है। तो हम सभी विषयों पर आपसे एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं, तो इस साल की जो 2025 का लीवर डे है, इसकी थीम जो है वो दी है भोजन ही औषधि है। इसे लेकर भी आपसे बात करेंगे। तो डॉक्टर मनोज यादव, सबसे पहले तो आप हमें यही बताइए कि लीवर संबंधी वो कौन सी बीमारियां हैं जो पिछले 5-10 वर्षों से आप देखते आ रहे हैं कि इनमें बढ़ोतरी हो रही, उन बीमारियों के बारे में एक बार आप बताएंगे। एक्चुअली लीवर हमारे बॉडी के अंदर सिंगल ऑर्गन है, किडनी की तरह 2 ऑर्गन नहीं है, सिंगल रहता है, तो इसलिए लीवर का विशेषकर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब लीवर में प्रॉब्लम क्या है, अब हमारी लाइफस्टाइल पिछले 5-10 साल से वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो कर रही है। इस वजह से हमारा खान पान काफ़ी बदल गया है, जिसकी वजह से लीवर रिलेटेड बीमारियां बढ़ चुकी हैं। अब मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें कि लीवर की बीमारियां कौन सी हैं, तो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो फैटी लीवर के साथ आते हैं। अच्छा। मरीज अल्ट्रासाउंड कराते हैं अपने पेट के किसी रोग से संबंधित, पर उसमें अल्ट्रासाउंड के अंदर फैटी लीवर बताया जाता है, जिसको हिंदी में अगर हम बात करें तो लीवर के अंदर चर्बी का इकट्ठा होना। अच्छा, चर्बी बढ़ती जा रही है। जी, तो चर्बी इकट्ठा होने का मतलब क्या है? क्या ये बड़ी बीमारी है? क्या इसके लिए चिंता करना जरूरी है या नहीं, या इसका इलाज अवश्य है या नहीं है? जी। तो अब हमें ये समझना होगा ये चर्बी आई कहाँ से। जैसे अगर हमारे खान पान में मीठे का या तली हुई चीज का या देसी घी का इस्तेमाल अत्यधिक मात्रा में हो, प्लस अगर हमारी रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज या वर्जिश ना हो, तो उस वजह से बॉडी के अंदर चर्बी इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, मतलब वसा जमा होती रहती है। और इसी प्रकार से ऐसी चर्बी हमारे लीवर के अंदर इकट्ठी होती है, उसको हम अंग्रेजी में फैटी लीवर कह देते हैं। तो इसका निवारण कैसे होगा? लाइफस्टाइल को वापस से हमें निवारण से पहले एक अगर आप फैटी लीवर का कोई प्रारंभिक लक्षण बता देंगे हमारे दर्शकों को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले आप फैटी लीवर के कारण तो आपने बता दिए, उसके लक्षण आप बता दें कि कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए जब डाउट हो कि फैटी लीवर हो सकता है, तो लक्षण और फिर उसका समाधान क्या करना चाहिए, वो कितना खतरनाक है ये भी आप बताएंगे। जी बिल्कुल। तो फैटी लीवर क्या है कि फैटी लीवर
लक्षण जब अपने शुरू करता है तब तक वो काफ़ी बढ़ चुका होता है। अगर हम फैटी लीवर की स्टेजेस की बात करें तो 1, 2 और 3 स्टेजेस रहती हैं। यूजुअली अधिकतर लोगों को स्टेज 1 फैटी लीवर होता है, जिसके लिए हमें ज़्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। 2 और 3 में क्या होता है, हमारे पेट के ऊपर के हिस्से में दाहिने तरफ हल्का भारीपन का होना या फिर दर्द का होना, ये शुरू होता है। तो ये सबसे पहला लक्षण है जो कि फैटी लीवर के पेशेंट से पाया जाता है। अब किन पेशेंट्स को ध्यान रखना चाहिए कि मुझे फैटी लीवर है या नहीं? जिन लोगों के अंदर मोटापा हो, जैसे उसके लिए हमारे पास बॉडी मास इंडेक्स BMI होता है। इंडियन पेशेंट्स के अंदर अगर 27.5 से ऊपर है तो उसे हम ओबीज कहते हैं, इसका मतलब मोटापा आ चुका है। अगर ये चीज है, या फिर आपको डायबिटीज मधुमेह नाम की बीमारी है, या फिर आपको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, या आपकी फैमिली में इनसे रिलेटेड कोई बीमारी है, तो थोड़ा सावधान इसका मतलब आपको फैटी लीवर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको अपना अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग कराना चाहिए, उसमें आपको पता चल जाएगा फैटी लीवर है या नहीं। अगर वो होता है तो कौन सी स्टेज का है और उसका लीवर पे कितना असर आ चुका है, वो ब्लड टेस्ट बताते हैं। इसके लिए आपको अपने आसपास जो भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अवेलेबल है उनसे कंसल्ट करना पड़ेगा। मतलब मिल लेना चाहिए अगर इस तरह के लक्षण हो, पेट में दाईं तरफ भारीपन, ये जगह दाईं ऊपर की तरफ में जो पसलियों का निचला हिस्सा है, यहीं पर ही हमारा लीवर होता है। यहीं पर ही क्या है, क्योंकि जब फैट इकट्ठा होता है तो लीवर के कैप्सूल पे तनाव आता है, और तनाव की वजह से हमें भारीपन होने लग जाता है। तो यही सबसे पहले फैटी लीवर का लक्षण है, या फिर यहाँ पे दर्द होगा तो उस समय गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो हुआ फैटी लीवर की बात। तो बीमारियां तो बहुत सारी है, और आप ही शुरुआत रखें इसकी, जो है और कौन कौन सी बीमारियों के पेशेंट्स आते हैं और उनमें क्या किस तरह की सावधानी जो है बरतनी चाहिए। अब जो मौसम अभी चल रहा है, गर्मी का मौसम, इस समय वातावरण में इन्फेक्शन का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जो बाहर का खान पीन है, जैसे लोग रेडी का या बाहर का खुला खाना खाते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े हाई रहते हैं, तो उसमें हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई नाम के कीटाणु के प्रवेश करने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो खाने के थ्रू ये 2 प्रकार के वायरस आते हैं जो कि आंतों से एब्जॉर्ब होके लीवर पे जाके अटैक करते हैं, और वो हेपेटाइटिस नाम की बीमारी करते हैं। हेपेटाइटिस का मतलब है लीवर के अंदर एक इन्फेक्शन होना जो कि वायरस की वजह से हो रहा है। तो ए और ई को प्रिवेंट करने के लिए हमें बाहर का खाना कम से कम खाना चाहिए, साफ सफाई से। जो हम बता रहे फैटी लीवर, हेपेटाइटिस ए और ई है क्योरेबल है, इजीली क्योरेबल है, 100% क्योरेबल है। पर इसमें क्या, ए और ई में कुछ बहुत ही कम पेशेंट्स होते हैं जिनका ये इतना अच्छा खासा अटैक पड़ जाता है लीवर पे, जिसका ट्रीटमेंट करना बिना ट्रांसप्लांट के संभव नहीं होता। अच्छा, इस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। पर ऐसा सिर्फ 1% से कम पेशेंट्स के साथ होता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हेपेटाइटिस ए आपको अगर पहले हो चुका है तो चांसेस होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बन चुकी है और आपको हेपेटाइटिस ए दोबारा कम सिवेरिटी के साथ होगा। अच्छा, एक बार जिनको हेपेटाइटिस ए हो गया जी, उनको चांस कम होगा, चांस कम रहता है। और इसके लिए क्या एक और सावधानी बरत सकते हैं। अधिकतर अब तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन आ चुकी है पहले से काफी, जो लोग लगवाते हैं उनको हेपेटाइटिस ए होने के चांसेस वैसे ही काफी कम हो जाते हैं। अगर फैमिली में किसी को हेपेटाइटिस ए हो रखा है तो उनके बाकी परिवार के सदस्यों को अपना हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए ताकि उनको हेपेटाइटिस ए ना हो। मतलब अब हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन उपलब्ध है, जिनको फैमिली में हेपेटाइटिस ए हो चुका है वो भी, और आम लोग भी हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिल्कुल। हेपेटाइटिस ई की वैक्सीन अभी नहीं बन पाई, रिसर्च में है, और वो कुछ कंट्री में तो लॉन्च हुई है, अभी हमारे यहाँ आनी बाकी है। तो मेन हेपेटाइटिस ए पे हम फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हमारे एरिया में हेपेटाइटिस ए कुछ लोगों के गंभीर रूप ले लेता है। बाकी इसकी सावधानी क्या बरतनी, क्योंकि होता कैसे है, ये लैट्रिन के रास्ते कीटाणु जाता है। जिस खाने में लैट्रिन से रिलेटेड गंदगी हो या वो कीटाणु आ चुका हो और वो अगर हम खा लेते हैं तो हमारे मुंह के रास्ते वापस से आंतों में जाके लीवर पे अटैक करता है। तो हाइजीन को लेकर के करें तो जो सीवरेज का जो पानी, कई बार मल मिश्रित पानी पहुंच जाता है, सीवरेज का पानी, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं हेपेटाइटिस ए के होने के। ऐसे ही ई भी होता है। अब 2-3 प्रकार के और हेपेटाइटिस हैं जो कि बी, सी और डी होता है। ये खाने पीने से नहीं होता, ये रक्त के थ्रू होता है। तो इसका मतलब या तो आपने खून की थैली चढ़वाई हो ऑपरेशन के दौरान, या ऑपरेशन के दौरान कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल हुआ हो जिसकी क्लीनिंग प्रॉपर ना हुई हो। इसलिए हमें कभी भी कोई छोटे सेंटर से या जहाँ के प्रोटोकॉल्स क्लियर नहीं हुए वहां से सर्जरी कराना हमारे सेहत के लिए ठीक नहीं है। तीसरा, अगर हमारा किसी से शारीरिक संबंध हो जिसको ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी और सी हो, तो इन 3 तरीकों से हमें हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। तो उसमें सावधान रहना चाहिए, सावधान बरतना पड़ेगा। बाकी अगर ये हो जाता है तो इसके एंटीवायरल थेरेपी
जो मतलब दवाइयां हैं वो उपलब्ध हैं और इसका निवारण आसानी से हो जाता है। जो सी है वो तो पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, उसका 3 महीने से 6 महीने के आसपास का कोर्स रहता है। और जो बी है उसके अंदर ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है पर वो भी क्योरेबल है। जी। डॉक्टर यादव, एक बात हम सुनते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से पीलिया को लेकर के, क्या हमारी जो बातचीत हुई है इसमें पीलिया कोई है? हाँ, हेपेटाइटिस एक्चुअली शब्द को अगर हिंदी में बात करें वो पीलिया के रूप में ही मैनिफेस्ट करता है। तो ये एक तरह से पीलिया है। अब सिंपल पीलिया जो हम कहते हैं, जो आम पीलिया है वो है हेपेटाइटिस ए और ई। और जो काला पीलिया जिसको हम कहते हैं वो है बी और सी। तो जो पीलिया है वो क्योरेबल है, लेकिन जो है डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए जो जी। और ये आसानी से ठीक हो सकता है, ट्रीटमेंट इसका उपलब्ध है। जो एक बड़ी जो गंभीर बीमारी लीवर से संबंधित जो मुझे पता लगा था, जो है अभी हम सर्च कर रहा था कि क्या क्या आपसे सवाल करेंगे, तो एक सिरोसिस जो है जी, तो वो क्या है और उसका कितनी गंभीर है और किस कारण से होती है वो? जो जी, सिरोसिस का मतलब है लीवर का अधिकतर हिस्सा वो खत्म हो चुका है। और कुछ हिस्सा है जो काम कर रहा है। खत्म हो चुका मतलब वो पार्ट उसका डेड है और वो रिकवर नहीं होगा, क्योंकि लीवर के सिकुड़ने को हम सिरोसिस कहते हैं। अब इसके मुख्य कारण हमारे एरिया की अगर हम बात करें तो दारू की वजह से होता है, दारू के अत्यधिक सेवन की वजह से। दूसरा, अगर किसी को शुगर की बीमारी है या मोटापे की बीमारी है और उसकी वजह से फैटी लीवर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हम अपनी लाइफस्टाइल के अंदर बिल्कुल भी परिवर्तन ध्यान नहीं दिया गया। तो ये दो मुख्य कारण है, वजन का ज्यादा होना या वेस्टर्न लाइफस्टाइल को फॉलो करना, उनका खान पान फॉलो करना। दूसरा, अल्कोहल। तो अगर हम इन दो चीजों का ध्यान रखें तो अधिकतर पेशेंट्स की सिरोसिस हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जी। बाकी इसके अलावा बहुत सारे और भी कारण हैं जो कि सिरोसिस कर सकते हैं, जैसे कि ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस है जो शरीर अपने ही लीवर को डैमेज करने लग जाता है, विल्सन्स डिजीज है। ऐसी एक बहुत लंबी लिस्ट है जिसके अंदर लीवर की बीमारी की वजह से सिरोसिस। क्या ये मतलब ट्रांसप्लांट से भी संभव नहीं होता? एक बार जो सिरोसिस ज्यादा डैमेज हो गया उससे भी ट्रांसप्लांट से भी संभव नहीं होगा? अगर सिरोसिस हो गया है तो हमें देखना कितना % लीवर आपका काम कर रहा है। और सिरोसिस की भी 3 स्टेज होती हैं। तो पहले स्टेज में तो ये अच्छा काम करता है बचा हुआ लीवर, और उस पर हमें ट्रांसप्लांट के लिए जाने की जरूरत नहीं होती। और अगर पेशेंट तो लीवर का जो बचा हुआ हिस्सा है, मतलब हम डिवाइड करके देखें तो मतलब पूरा लीवर अगर डैमेज नहीं हुआ है तो बचा हुआ हिस्सा भी काम चला सकता है लाइफ का। अगर हम मोटा मोटा बात करें तो सिरोसिस के अंदर शुरुआती स्टेज में 70% लीवर डेड होता है और 30% लीवर काम कर रहा होता है। उससे भी तो अगर 30% अगर लीवर काम कर रहा है तो 10-20 साल तक पेशेंट को कुछ भी नहीं होने वाला। अगर उससे भी ज्यादा डैमेज हो जाए, जो 30% भी काम करना अगर छोड़ दे, मतलब जिसने बनाया है उसने तो कारीगरी तो पूरी दिखाई है अपनी। क्योंकि लीवर के अंदर रीजनरेशन प्रोसेस जो होता है वो अच्छा खासा कामयाब है। बॉडी अपने आप ही अपने लीवर को रिकवर करने लग जाती है। इसलिए रीजनरेट होने का मतलब लीवर अपना साइज बढ़ा लेता है, तो कंपनसेट करता है और वो काम करता रहता है। पर अगर हमने जिस बीमारी की वजह से लीवर खराब हुआ है उसका उपचार नहीं किया तो धीरे धीरे बचा हुआ लीवर भी परमानेंट डेड हो जाएगा। मतलब प्रकृति ने तो अच्छी व्यवस्था कर रखी है, लेकिन उसके साथ हमको खिलवाड़ नहीं करना है, सावधानी बरतनी है, डॉक्टर की सलाह को मानना है और जम करके पैक पाग नहीं लगाना नहीं लेना है। तो ये जो शराब जो पीते हैं, जैसे रूटीन में, चाहे आर्मी पर्सन है या दूसरे जो रूटीन में जो शराब लेते हैं, वो जो एक मिथ चला हुआ है कि थोड़ा सा लेना ठीक है, एक पैग लेना ठीक है, कोई कुछ कह देते हैं। हमारी इस बारे में कोई धारणा नहीं है। डॉक्टर मनोज यादव बताएंगे, क्या सलाह देंगे आप हमारे दर्शकों को शराब को लेकर के? अभी थोड़े दिन पहले ही दिल्ली में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहाँ पे अमेरिकन कॉलेज ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के एक प्रोफेसर आए थे। उनकी स्टडी ये कहती है कि कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल सेफ नहीं है हमारे लिए। पहले ये माना जाता है था कि भाई 10 ग्राम अल्कोहल फीमेल्स में और 20 ग्राम अल्कोहल मेल्स में पर डे, इसका मतलब है ये सेफ है। पर अब ये माना गया है कि अगर किसी भी अमाउंट में आप अल्कोहल लेते हैं वो लीवर के लिए सेफ नहीं है। तो मतलब पीने का सब बहाना लिया हुआ है, सेफ नहीं है जो। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर भी अगर आप बात करें कि किस अमाउंट में अल्कोहल फिर भी ली जा सकती है जिससे कि डैमेज मिनिमम हो, तो यही है 10 ग्राम फीमेल्स के लिए और 20 ग्राम मेल के लिए पर डे। पर एट प्रेजेंट अगर लिटरेचर की बात करें तो वो भी मतलब ये शोध हो चुका है, खोज हो चुकी है कि बिल्कुल भी, चाहे वो 2 ग्राम है चाहे 10 ग्राम है, बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। शराब नुकसानदायक ही है, शराब से बचकर चलना है। तो डॉक्टर साहब, और जैसे अभी आपके पास यहाँ पेशेंट जो है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो एरिया है, इसमें लीवर से संबंधित कैंसर, लीवर में कैंसर की भी कुछ बीमारियां पाई गई हैं पिछले कुछ दिनों में, देखा गया है। जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी सिरोसिस की। सिरोसिस अपने आप में ही एक फैक्टर होता है जो कि कैंसर के चांसेस कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए सिरोसिस के पेशेंट को हम हर 6 महीने में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए बताते हैं, क्योंकि कैंसर शुरुआत में छोटी गांठ
हार्ट का रूप लेता है। तो अगर उसको हम अर्ली स्टेज में पकड़ लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर वो एक बार एडवांस स्टेज ले ले तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो लीवर में कैंसर हो जाता है। लीवर की सिरोसिस अगर किसी को है उसको तो लीवर के कैंसर का स्पेशली ध्यान रखना है। दूसरा, हेपेटाइटिस बी और सी की हम बात कर रहे थे। हेपेटाइटिस बी और सी कीटाणु अगर एक्टिव रहता है हमारी बॉडी में और उसका हम ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं तो वो भी आने वाले टाइम में लीवर के कैंसर का चांस बढ़ा देता है। ऐसी दारू, ऐसे ही वजन का ज्यादा होना या वेस्टर्न लाइफस्टाइल का फॉलो करना, ये सब चीजें जो लीवर को खराब करती हैं आने वाले टाइम में लीवर के कैंसर के चांसेस को बढ़ा देती है। जी जी। डॉक्टर मनोज जी, हम कई डॉक्टरों के साथ बैठे हैं, एक विषय जरूर आता है वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न खान पान का, और हम आलोचना करते हैं। फिर उधर देखते हैं वेस्टर्न में तो फिटनेस काफ़ी अच्छा है उनका, जो है मेरे ख्याल से जो लाइफस्टाइल भी आप बताते हैं, सभी डॉक्टर बताते हैं कि अच्छा नहीं है, खान पान अच्छा नहीं है, वहाँ का वेस्टर्न खान पान हम अपना रहे हैं, लेकिन उनकी औसत उम्र जो है वो मेरे ख्याल से भारतीय से ज़्यादा है। वेस्टर्न में जो अमेरिका वगैरह में देखते हैं और ब्रिटेन में जो हम देखते हैं, तो क्या कारण है उनका जो वहाँ का खान पान हमारे यहाँ, मतलब क्या इसको हम कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि भाई खान पान जो है वो हमारा बिगड़ चुका है वो पाश्चात्य के कारण। बिल्कुल। अब हमारी अगर हम बात करें एशियन पॉपुलेशन वर्सेस वेस्टर्न पॉपुलेशन, तो एशिया की साइड की जो पॉपुलेशन जिसमें भारत भी आता है, हमें हमारे अंदर क्या है, दो प्रकार के फैट होते हैं। एक तो होता है भारी फैट जो सबक्यूटेनियस फैट है, एक आंतरिक फैट होता है जिसको हम विसरल फैट कहते हैं। तो एशियन पॉपुलेशन के अंदर ये विसरल फैट की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है और ये खतरनाक है। तो एशिया के लोग जो पतले भी अगर हमें दिख रहे हैं, हमें लग रहा है इनमें मोटापा नहीं है, अगर उनके अंदर विसरल फैट ज्यादा है तो उनके अंदर शुगर होने का, लीवर के खराब होने का और उनके हार्ट अटैक होने के चांसेस कई गुना ज्यादा होते हैं। इसलिए जो मैं BMI की बात कर रहा था, बॉडी मास इंडेक्स, वेस्टर्न पॉपुलेशन के अंदर 30 के ऊपर हम ओबेसिटी कहते हैं, मोटापा, और इंडियन पेशेंट्स के अंदर हम 27.5 के ऊपर मोटापा कहते हैं। इसका मतलब अगर हमारा वेट बढ़ रहा है तो वो वेट ज्यादा हानिकारक है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न पॉपुलेशन, ये हमारी जेनेटिक्स की वजह से। दूसरा, वेस्टर्न लाइफस्टाइल फॉलो करने का मतलब है अगर हम मीठी चीजें खाएं जो कि स्पेशली गन्ने से बनती हैं, जैसे कि अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो चीनी, गुड़, खांड, शक्कर और बूरा, जो भी गन्ने से बनती, ये चीजें हमारे लीवर को डैमेज करती हैं अगर इसका रूटीन अमाउंट थोड़ा ज्यादा हो। अगर एक बीच में बात, गन्ने का रस शायद पी लिया में बताया जाता था, वो भी मिथ है जी। अगर गन्ने का रस का लॉजिक क्या है, अब गन्ने का रस अगर आप हेपेटाइटिस या पीलिया के टाइम पे पिए तो उसमें इसका क्या फायदा होता है। हेपेटाइटिस में क्योंकि हमारे लीवर का काम है शुगर को मेंटेन करना, अब जिसको हेपेटाइटिस या पीलिया है उसके बॉडी में शुगर के चांस कम हो जाते हैं, तो हम मीठी चीजें एडवाइस करते हैं जिस समय उनको पीलिया हुआ है। अच्छा, उस समय जरूरत है, उस समय, वैसे रूटीन में नहीं। पर गन्ने के रस से सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस A और E जो दो चीजों से होता है, वो गन्ने का रस और गोलगप्पे। जो अगर आप बात करें सबसे ज्यादा कीटाणु आते कहाँ से, बड़ा सावधान रहना पड़ेगा गन्ने का रस और गोलगप्पे खाने वालों को। अब गन्ने के रस से प्रॉब्लम क्या है, गन्ने के रस में प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे जो मक्खियां बैठी होती हैं वहां से इन्फेक्शन आता है। अब मक्खी इससे पहले जिस स्टूल के ऊपर बैठी थी वहां से वो कीटाणु उठाती है, गन्ने के रस या गन्ने के ऊपर आके बैठती, वहां पे कीटाणु छोड़ती है और उसी कीटाणु को हम गन्ने के रस के थ्रू शरीर में जाता है और उसकी वजह से हेपेटाइटिस होता है। तो अब देखा जाए हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट भी हम गन्ने का रस बता रहे हैं और हेपेटाइटिस का कारण भी गन्ने का रस बता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सफाई से लिया हुआ गन्ना, अगर हम गन्ना चूस रहे हैं तो वो ठीक है, या फिर अपने घर में अगर गन्ने का जूस बना सकते हैं किसी तरह तो फिर वो हेल्थी है, मतलब उससे नुकसान नहीं है। सावधानी बरतने की जरूरत है गन्ने के जूस को लेकर। इसलिए आपने कई जगह देखा होगा, नॉर्थ इंडिया में तो कम देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में अगर आप जाएं तो वहां नेट या जाल लगा के रखते हैं गन्ने के जूस के सेंटर के आसपास, ताकि वहां पे मक्खियां ना आए। अगर आप ऐसी जगह से लेते हैं तो गन्ने का जूस जो है, तो स्वास्थ्य विभाग को भी चौकस रहने की जरूरत है, इस समय मक्खियां ना आए, उनको कोई ऐसा उपाय करे, स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। अब भोजन की बात करते हैं, लीवर के पेशेंट के लिए, जो लीवर जिनको कोई भी लीवर की बीमारी हो चुकी है, अब की बार का जैसे हम थीम पर बात कर रहे थे, भोजन ही औषधि है, तो किस तरह का खान पान होना चाहिए लीवर की बीमारियां ना हो उसके लिए भी, और जिनको लीवर की बीमारियां हो चुकी है उनके लिए भी, डॉक्टर मनोज यादव क्या एडवाइस देंगे? अगर हम बात करें लीवर के शुरुआती स्टेज की, जिसको हम फैटी लीवर कह रहे थे, उसको बचाने का सबसे सिंपल तरीका है मीठी चीज़ें ना ली जाए, देसी घी का अमाउंट कम लिया जाए और तली हुई चीज़ें मिनिमम ली जाए।
चौथा सबसे इम्पोर्टेंट, लाइफस्टाइल में हमारा वर्जिश बहुत जरूरी है। वॉकिंग करना, ब्रिस्क वॉकिंग कह सकते हैं, जॉगिंग कह सकते हैं, या फिर आप दूसरा जिम आजकल कई लोग प्रिफर करते हैं, उसको हम रेजिस्टिव एक्सरसाइज कहते हैं। जी। ये सब एक तरीके हैं जिससे हम अपने बॉडी के फैट को बढ़ने ना दें और फैटी लीवर को बचा सकते हैं। अगर हम बात करें कि जिसका लीवर ऑलरेडी डैमेज हो गया, जैसे कि सिरोसिस है, उन पेशेंट्स को प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा खाने की सख्त ज़रूरत है। अब प्रोटीन किन चीज़ों में है रूटीन में, जैसे कि दालें हो गई, किसी भी प्रकार की दालें हो, जी। सोयाबीन है, सोयाबीन की मंगोड़ी है, काले चने, सफ़ेद चने, दूध, पनीर, और अगर हम नॉन वेज आइटम की तरफ जाते हैं तो अंडे, मांस और मच्छी, इन सब चीज़ों के अंदर प्रोटीन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है। तो सिरोसिस के पेशेंट्स को हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए बोलते हैं जी। और जिनको सिरोसिस के पेशेंट्स को पेट में पानी हो जाता है उनको हम नमक भी कम खाने के लिए कहते हैं। तो अगर हम बात करें शुरुआती स्टेज वर्सेस एंड स्टेज के, तो डाइट बिल्कुल अलग रहेगी उनकी। जी। तो आपने जो डाइट बताई वो शुरुआती स्टेज की है ये, और सिरोसिस के अंदर जो प्रोटीन वाली डाइट ज़्यादा लेना, प्रोटीन डाइट, मतलब जो है लीवर की जो बीमारी है जिनको, वो प्रोटीन डाइट लें आराम से जो है। और रूटीन में सब्जियां वगैरह खान पान, ये अपना सब हरी सब्जियां वगैरह, देखिए हरी सब्जियां हो गई, फ्रूट्स हो गए और सलाद, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसके अंदर फाइबर या रेशे की मात्रा काफी ज्यादा होती है। जी। अभी रेशों का काम क्या है, एक तो सबसे मेन कब्ज में आराम करता है, क्यों, ये लैटिन को सख्त नहीं होने देता। दूसरा, इन रेशों से हमारी आंतों के अंदर अच्छे कीटाणु पैदा होते हैं, जिसकी वजह से खास तौर पर 5-7 सब्जियों के, फलों के नाम हम करें तो वो खा सकते हैं उनमें। जी, जो भी सीजन के हिसाब से सब्जी आ रही है, हरी सब्जियां हैं, फल हैं, और फल स्पेशली अगर हम बात करें तो आम, पपीता, अनानास, किन्नू, संतरा, मौसमी और अमरूद, ये 7 मोटे मोटे फल हैं जिसके अंदर रेशे की मात्रा कई गुना ज्यादा होती है। इनसे ये फायदा होगा, अच्छे कीटाणु अगर हमारी आंतों में उगेंगे तो वहां से जो टॉक्सिन्स हमारे लीवर में जाने हैं वो टॉक्सिन भी कम बनेंगे, तो हमारे लीवर डैमेज होने की संभावना कई गुना कम हो जाएगी। मतलब फल पर तो ध्यान देना, फल सब्जियों पर ध्यान दें। सलाद पे भी कई लोग क्या करते हैं, खाना खाते समय सलाद नहीं खाते हैं। तो ये सलाद पहले खाया जाए कि बाद में? ये खाना खाने के साथ अगर हम खाएं तो सबसे अच्छा है। क्यों? कि खाने के साथ जब हमारा फाइबर या रेशे मिक्स होके जाएंगे तो खाने की डाइजेशन इंप्रूव होगी, अच्छे बैक्टीरिया ग्रो होंगे और कब्ज होने की चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। एक पानी को लेकर मिथ है, हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। जो आम आदमी है, जो पेशेंट नहीं है, उसको लीवर की तकलीफ ना हो, पेट सही रहे उसका, पानी कब पीना चाहिए? भोजन से पहले, भोजन के बीच में, या भोजन के अंत में कब पीना चाहिए? इसकी सही सी मतलब बहुत सारे अलग अलग आते रहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में, वो साइंटिफिक नहीं होते, कुछ सही भी होंगे। आप क्या राय देंगे? देखिए, पानी हम या तो खाने से 1 घंटा पहले लें, खाने के साथ में और खाने के तुरंत बाद पानी लेना अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि हमारा जो डाइजेशन है उसका काम क्या है, जो खाना आया है उसको स्लोली गट मतलब छोटी आंतों की तरफ भेजना। सबसे पहले खाना हमारे पेट की थैली में जाता है, वहां से चर्न होके स्लोली वो छोटी आंतों में जाता है ताकि वहां से एब्जॉर्ब हो सके। अगर उस दौरान हमारे पेट में अधिकतर अमाउंट पानी का होगा तो हमारा खाना लिक्विड फॉर्म ले लेगा और लिक्विड फॉर्म बहुत जल्दी आगे पास आउट होगा, तो उसकी जो डाइजेशन का जो टाइम है वो आंतों को कम मिलेगा। और डाइजेशन नहीं होगा तो फिर बॉडी को जो न्यूट्रिशन चाहिए हमारे शरीर को वो मिल नहीं पाएगा। तो खाना खाते समय और खाना खाने के तुरंत बाद पानी का प्रयोग कम से कम करें। खाने के 2 घंटे के या 3 घंटे के बाद या फिर खाने से 1 घंटे पहले वो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि हम पानी अधिकतर मात्रा में पिए, वही सही है जी। और अगर हम बात करें कितनी मात्रा एक अडल्ट को, एक मतलब अडल्ट व्यक्ति को पीना चाहिए, वो 4 लीटर के आसपास हमें गर्मियों में और 2 से 3 लीटर पानी सर्दियों में पीना बहुत जरूरी है। ये किडनी के स्वास्थ्य के लिए, लीवर के लिए भी, और दूसरा कई लोगों का क्या है, पानी की कमी की वजह से ही उनको किडनी की पथरी और कब्ज हो जाती है, जिसका निवारण ये रहता है कि हम पानी की मात्रा को बढ़ा दें। जी। आपने डॉक्टर मनोज यादव की बातें सुनी। विश्व लीवर दिवस पर इससे उपयोगी कुछ हो नहीं सकता। आपको भोजन के बारे में भी बताया, पानी के बारे में भी बताया, दवाइयों के बारे में बताया, बीमारियों के कारण भी बताए, लक्षण भी बताए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मनोज यादव।